नमस्कार, मैं अमरीश कुमार, जनादेश चर्चा में आप सबका स्वागत है। विपक्षी एकता की जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, उनकी प्रयास तेज हो रहे हैं। उसी उसी के बाद एनडीए को लेकर के फिर हलचल तेज हो गई है। मोदी जी के साथ एनडीए के जितने सहयोगी थे वो एक एक करके अपना साथ छोड़ गए थे, लेकिन अब फिर वो कवायद हो रही है कि उनको जोड़ा जाए। इस बीच में दो चीजें हुई। महाराष्ट्र का एक सर्वे आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। राजस्थान का एक सर्वे आया जिसमें कांग्रेस की कम से कम स्थिति बेहतर मानी जा रही है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजर ने एक टिप्पणी की जिसमें बताया कि मोदी और हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब नई इक्वेशन की तरफ बढ़ रही है। हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हैं, प्रदीप श्रीवास्तव हैं और महमूद आबदी जी हैं। शुरुआत में प्रदीप जी आपसे करूंगा। आप तो लगातार देखते रहे ये जो पूरा मामला चल रहा है, एनडीए जो था और अब जो मोदी जी कवायद कर, इसके पीछे क्या वजह है जी? नहीं, निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं, कर्नाटक की हार, हिमाचल के बाद कर्नाटक की हार के बाद और जिस तरह से अपोजिशन यूनिटी हो रही है, तो जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो मोदी जी से थोड़ा अलग सोचते हैं। वो तो रणनीति बनाते हैं, मोदी जी तो अपने धुन में रहते हैं, जो जिस घोड़े पे सवार है उस पे भागते हैं। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार और संघ समझ रही है कि ये जो परिस्थितियां हैं वो एनडीए का जो वोट बैंक बना था 1999 में, उसके बाद फिर 2014 में, उसने बीजेपी को यहां तक बैठाया। आप याद कीजिए, जाट दूसरी और तीसरी बार सफल हुए थे एनडीए बनाने में, मतलब कंप्लीट एनडीए बनाने में। दो बार असफल हुए थे। सत्ता पे पहुंच के वाजपेयी जी को वापस आना पड़ा। फिर एनडीए बनी और सत्ता पे आ गए। 14 में भी वही हुआ कि विपक्षी पार्टियां टूटी थी और धीरे 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 मोदी जी खुद प्रयास किए थे और सबको जोड़ते गए वो, और एनडीए का स्वरूप आया और वो पे वो जीत गए। अब जो है वो चीजें, मोदी की छवि का भी जो मामला था कि मोदी जी की इमेज पे जीती जा सकती है इलेक्शन, वो खत्म हो रहा है। लगभग खत्म हो गया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि एकदम खत्म हो गया है अभी। लेकिन वो पावर तक लाने के लिए, एक स्पष्ट बहुमत देने के लिए या बहुमत के पास पहुंचाने तक के लिए नहीं है। ये हमें लगता है, मुझे लगता है ये बीजेपी के लोगों को भी लग रहा है। इसलिए वो फिर प्रयास किया जा रहा है कि सपोर्टिंग वोट जो है कास्ट बेसिस पे और लाया जाए। उससे दोनों चीज होता है। एक तो वोट सपोर्ट मिलता है, जैसे आप देखिए, दो तीन उदाहरण आपको देंगे हम। जैसे वहां पे क्या था, कुछ पार्टियां के पास 4-5% वोट थे। लोक जनशक्ति पार्टी जो पासवान की पार्टी थी, उस पर वो कितने दिन राज करते रहे, मंत्री बने रहे। वो 4-5% वोट जो है वो किसी को बिहार में पावर लाने के लिए काम कर जाता था, या लोकसभा इलेक्शन में जो 54 सीटें थी उसमें काम करता था। तो मुझे ये लगता है कि ये अब रियलिटी, अच्छा, इस बीच भ्रम हो गया 1917 के बाद, यूपी इलेक्शन के बाद। फिर 1919 के इलेक्शन में भी जो पुलवामा का केस हो, चाहे कोई केस, उसके बाद जिस तरह वापस आए, तो ये भ्रम बन गया था कि साहब मोदी जी की इमेज पे जो है, मोदी जी की छवि पे हम नैया पार कर ले जाएंगे। वो भ्रम टूटा क्योंकि मोदी जी ने बंगाल में भी पूरी कवायद की थी, अगर हम पहले जाए, 1-1.5 साल पहले जाए, और हिमाचल में भी कवायद की थी। वहां भी जाके बोला था कि मैं, मेरे पे वोट दीजिए। कर्नाटक में तो उन्होंने बजरंगबली का नारा तक लगा दिया था। लेकिन परिणाम जो आए वो उनके लिए भयानक आए। इसके अलावा आप सब देखिए ना, उसके पहले भी राजस्थान हार चुके थे, एमपी हार चुके थे, गोवा हार चुके थे, महाराष्ट्र हार चुके थे, और सरकार बना ली उस तरह जोड़ तोड़ करके, वो अलग बात है, लेकिन हार चुके थे। अब उन्हें 24 का इलेक्शन महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है और उन्हें जमीन दिखाई दे गई है। कर्नाटक उनके हाथ से निकल गया। ये 3 विधानसभा चुनाव होने वाले, अगर ये हाथ से निकल गए तो फिर क्या करेंगे? इसलिए ये फिर से जो है वो एनडीए को 1%, 2% वाली पार्टियों को, की और पार्टियां तो बची नहीं है। सिंधे को तोड़ के सरकार तो बना लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये देख लिया कि नहीं साहब, सिंधे उन्हें नहीं जिता पाया। सिंधे का गुट जो है वो नहीं जिता पाएगा। जो शिवसेना या मराठी सेंटिमेंट है वो उद्धव ठाकरे के गुट में है। इसी तरह आप कहीं भी देख लीजिए, बिहार में भी देख लीजिए, बिहार में उनका जो मुख्य
दल था बीजेपी, कभी से अपने से नहीं जीत सकती, बराबर अभी भी नहीं जीतेगी बिहार में। बिहार में जो उनका मुख्य सपोर्टिंग पार्टी थी, सपोर्टिंग कहेंगे, घटक दल नहीं कहेंगे, वो नीतीश कुमार की पार्टी थी। नीतीश कुमार की पार्टी टूटने के बाद जो है, तो कभी भी नीतीश अलग हुए तो जीत नहीं पाए। पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी नहीं जीते थे, वो तो नीतीश पलटा खा गए, तो बात अलग है, सरकार उनकी बन गई। तो जो बेसिक फैक्ट है, जिसे एक राजनीति का या चुनाव का एक क ख सीखने वाला भी समझ सकता है रिजल्ट के आंकड़े से, वो साफ है कि अच्छा, दक्षिण भारत में आप है नहीं, पूर्वी भारत में आप है नहीं, नवीन पटनायक है वहां। जी, प्रदीप जी की आवाज में लग रहा है दिक्कत कर रही है। सतीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। ये जो पूरी कवायद है, हम इस पे आपकी टिप्पणी चाहेंगे जी। देखिए, मेरा थोड़ा सा अलग बात है। हमको लगता है कि सारे मौसम वैज्ञानिक जो हैं, तमाम दलों के मुखिया और सारे रणनीतिकार वगैरह, मौसम वैज्ञानिक बहुत पूरी तरह से हमको लगता है लग गए। बिहार में भी एक आध पार्टियों को मैं देख रहा हूँ जो मौसम के हिसाब से अपना काम करते हैं। वो लोग भी, हमको लगता है कि उनके भी थोड़ा सा रुख में बदलाव दिख रहा है। भले वो बार्गेनिंग वाला हो सकता है रहे उधर ही, लेकिन सब आंख दिखाएंगे, थोड़ा आईना दिखाएंगे, ऐसा हो रहा है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, दो बातें। एक तो ये कि जब मौसम वैज्ञानिक ये पता कर रहे हैं कि भाई जमीन पे स्थिति क्या है, जमीन पे लोग किसके साथ क्या बोल रहे हैं, मोदी जी को लेके क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या उनके जीवन में समस्या है, किस बात को लेके, किस नैरेटिव से वो चल रहे हैं, कैसे वोट कर सकते हैं, गालियां दे रहे हैं या फिर सर पे उठा करके जो है मतलब बहुत ये कर रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं या हिंदू हिंदू कर रहे हैं। ये सब नापने मापने में लग गए हैं। ये टर्निंग, थोड़ा चर्निंग हो रहा है। लेकिन जो हमारा ये कहना है कि देखिए, एनडीए की जो कवायद है, अरे कहने को तो एनडीए अभी भी है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। ये कुछ कुछ तो हमको दिखा है इसमें, क्या नाम है, संसद जो नया बना उसके इनॉग्रेशन में, कि तमाम पार्टियां विरोध में थी, जो बाहर रही, बॉयकॉट किया। इसके बावजूद भी नंबर ऑफ पार्टीज आई, छोटे मोटे ये वो। और बड़ी पार्टियों को थोड़ा छोटे पार्टियों से एक अलग सा मोहब्बत रहता है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं उनको, और वो ज्यादा चूचा भी नहीं करते। तो ये चाहते भी कि छोटे छोटे पार्टियां आए। और हमने देखा, आपको एक चीज बताऊं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ये प्रयोग करके सबको दिखाया कि ये छोटे छोटे कास्ट बेस्ड और नेता बेस्ड पार्टियों को मिलाओ और अपना दबदबा कायम रखो और जीत हासिल करो। तो एनडीए खत्म नहीं हुआ है, एनडीए की बड़ी पार्टियां निकल गई। लेकिन एक सच्चाई ये भारतीय राजनीति का ये भी है कि एकाध पार्टी को आप छोड़ दीजिए, एकाध, सिर्फ एकाध पार्टी को छोड़ दीजिए, तो सब तो एनडीए के साथ रहेंगे। एकाध को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक या मैक्सिमम दो आप कह सकते हैं। आरजेडी और समाजवादी पार्टी दो तो सामने ही है। हम, बात आप सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ उसमें आरजेडी को रखता हूँ, है ना, ऐसे कांग्रेस को रखता हूँ, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, अकाली दल नहीं, अकाली दल तो पार्ट था ना, एनडीए का पार्ट था। एनडीए सारी रही है पार्टी। एनडीए में कौन नहीं रहे, ममता नहीं रही है, डीएमके नहीं रहा है, अन्ना द्रमुक है ही, उसका दो भाग हो गए, सब पार्टियों के तो दो दो भाग हो गए। और कई एक ऐसी पार्टियां हैं अमरीश जी, जो हम लोग सब जानते ही, क्या बोलने की जरूरत है, कि विपक्षी खेमे में रह है तो, लेकिन वो है किधर, वो डिपेंड करेगा उनका मौसम विज्ञान क्या कह रहा है। बहुत सारे जो है ना फेंस पर है, इधर कूद जाएंगे उधर कूद जाएंगे, और क्या है, दो स्टेटमेंट तो देनी रहती है, इसके बाद इधर उधर चले जाओ तो उसका जस्टिफिकेशन उस समय। तो सब लोग देख रहे हैं, मतलब मूड भाप रहे हैं देश का। अभी एकदम से हम ये कहेंगे कि भाजपा का हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने गलती मान ली, एनडीए को फिर से अब चाहते हैं रिवाइव करना,
ये सब नहीं है, सब देख रहे हैं कौन कहाँ सेटिंग गेटिंग हो रहा है, क्या सूट करता है वही हो रहा है, और वो पार्टियां भी वही करेंगी जो उनके हिसाब से, उनके बार्गेनिंग में, उनकी सोच समझ में सामने आएगा। हम लोग देखे थे ना वो रामविलास पासवान जी को 2014 में, मौसम विज्ञान का उनको कुलाधिपति कहा जाता था, ये वो लोग बांप लेते हैं। तो उसी हिसाब से बहुत तय होगा। क्या हम लोग मायावती को आज किस किस खेमे में आप मानिएगा, बीजेपी में मानिएगा या जी विपक्ष में मानिएगा या तटस्थ मानिएगा, कहाँ मानिएगा? वो लोग सब फेंस सीटर हो जाएंगे अगर उनको मूड देश का कुछ इधर उधर लगा तो इसलिए ये बात आपकी सही है, और जो आज की चर्चा का विषय भी है कि कुछ एक पार्टियां हैं जो एनडीए की बड़ी मूल पार्टियां थी, तो अब जेडीयू का तो सवाल नहीं होता है। फिर ये जी अपना उद्धव ठाकरे, ये तो हमको नहीं लग रहा है कि अब संभव है, उनको कुछ करने नहीं पाएंगे, उनको तो आरती दिखाना पड़ेगा तब भी शायद माने। अकाली दल जैसी एक पार्टी है जो हाँ हो सकता है इधर आ जाए, और एक आध पार्टी जो कांग्रेस के साथ रहती थी वो हो सकता है कि एनडीए की तरफ चले जाए, क्योंकि एनडीए से उनका जो मतलब कांग्रेस से उनका अस्तित्व का खतरा है। फॉर एग्जाम्पल जगन मोहन रेड्डी हैं, चाहे फिर केसीआर हैं, ये सब हैं। और ममता बनर्जी का बारे में कहेंगे कि अपने जमीन को बचाने के लिए जो है वो रहेंगी। वो उनका भी कोई ठिकाना नहीं है, कल को मौका लगे रहे भी एनडीए में, वो या इधर आएंगी या जी उधर आएगी, लेकिन अपना जमीन के का सौदा करके तो नहीं करेंगी। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन हाँ, बड़ी पार्टियों को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। जी बड़ी पार्टियों को लेकर के छोटे आंचलिक और प्रादेशिक और पारिवारिक नेतृत्व वाला पार्टियों को बहुत डर रहता है, चाहे वो कांग्रेस क्यों ना हो। उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि एक ऑपोजिशन की मीटिंग भी नहीं हो पा रही है, अब शायद होगी। तो जी उनको बहुत डर रहता है। और अभी केसीआर का बयान भी आ गया कि 23 जून वाला जो प्रस्तावित बैठक उसमें नहीं जाएंगे। वही सेम, जी हाँ, अभी तक जो स्टेटमेंट आए अखिलेश के, चाहे ममता के, और जो अरविंद केजरीवाल का रुख है, ये सब देखने लायक चीज है कि किस मतलब तरफ करवट ऊंट करवट बैठती है। सब अपना जी अपना जमीन देख रहे हैं, और सब जो है तोलमोल जो है। ये मत समझिए कि चुनाव पूर्व ही गठबंधन हो गया तो कोई बड़ी बात हो गई। वो चुनाव के बाद जो गठबंधन का एक रातों रात जो बन जाता है वो भी तो देखने लायक होगा। तो अभी एनडीए में कितने रहेंगे और यूपीए जो प्रस्तावित है नया वाला, उसमें कितने जी रहेंगे, ये देखने लायक होगी। क्योंकि दोनों ही जो गठबंधन है वो जी बहुत मतलब ढुलमुल या फ्लेक्सिबल है, सब देश के मूड के ऊपर होगा। और ये बात सही है कि बीजेपी थोड़ा सा डाउन हुई है, उनके रेटिंग में कमी आई है, थोड़ा सा उनमें शंका हुआ है। तो नए सिरे से अपना जो है आउटरीच करने का प्रयास करेंगे, भले बहुत तरह से वो डिस्क्रेडिट हुए हैं। और ये भी है, बिल्कुल तो हमको तो यही लगता है। बिल्कुल। राजन, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे हम शुरू करना चाहते थे लेकिन आप देर से आए। ये जो पूरा मामला आप फॉलो करते रहे हैं, मोदी मैजिक का जो बात है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर की जो रिपोर्ट आई है उसके साथ ही कर्नाटक के चुनाव का नतीजा, महाराष्ट्र में साकाल की जो रिपोर्ट आई है, सी वोटर का जो राजस्थान का सर्वे, कहीं मामला डगमगा रहा है। जी देखिए, ऑर्गेनाइजर की जो रिपोर्ट आई है उससे पहले देखें, कर्नाटक के चुनाव के बाद की जो स्थितियां रही हैं उनको देखें तो कर्नाटक के नतीजे, और फिर जो एक दो सर्वे आए, और फिर आप देखिए 28 मई को जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हुआ उसके अगले दिन जब प्रधानमंत्री ने भाजपा के मुख्यमंत्रियों की बैठक की, उस बैठक में जिस बात पर जोर दिया गया उसमें एक खास बात यह थी जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को अपने यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को ये समझाना चाहिए कि वो डरे नहीं, और इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि उनका सम्मान होगा, उनका उनका हम सम्मान करते हैं। ये बातें उन्होंने मुख्यमंत्रियों और अपने उप मुख्यमंत्रियों से कही। तो वहां से एक संकेत ये मिलता है। और दूसरी बात, ये 25 साल पूरे हो रहे हैं। मेरी जानकारी ये है कि एनडीए के 25 साल पूरे होने पर एक बड़ा आयोजन भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और एनडीए के संयोजक का नाम शायद किसी को अभी याद ना हो, लेकिन अमित शाह उसके संयोजक हैं, और अमित शाह उसमें सक्रिय हो गए, उस काम के लिए सक्रिय हो गए। अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू मिले, अमित शाह ने जेडीएस से बात की है, अमित शाह ने केसीआर से संपर्क साधा है, वाईएसआर से भी। और चूंकि चंद्रबाबू हैं लेकिन उसके बावजूद वाईएसआर
पर एक अलग तरह का दबाव की कोशिश की जा रही है। और जहां तक अकाली दल और इन सब की बात है, अकाली दल आप देखिए तो अकाली दल से भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो वापस एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की सुगबुगाहट कहीं ना कहीं अकाली दल में भी दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को फैलाएगी, बड़ा करेगी, और जिस तरह के बड़े बड़े आयोजन करती है एनडीए को लेकर के भी बड़ा आयोजन बहुत जल्दी अगर दिखाई दे तो इसमें किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मैं एक बात जो सतीश जी ने कहा कि बहुत सारी पार्टियां फेंस पर बैठी हैं, भले वो विपक्ष में दिखाई दे रही हो, और जदयू को उससे अलग किया। मैं जदयू को उससे अलग नहीं मानता हूं। और जो नए मौसम विज्ञानी, लालू जी ने ही रामविलास पासवान को मौसम विज्ञानी कहा था, उन्होंने नए मौसम विज्ञानी नीतीश कुमार को भी कहा था कि ये नए मौसम विज्ञानी है। और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ वापस लौटने का दरवाजा खुला रखा है। यह आपने देखा होगा जब नई संसद के उद्घाटन के समय जब सारे विपक्ष के साथ जो लोग थे वो बाइकआउट कर रहे थे, तो जदयू ने एक दरवाजा उसमें भी खुला रखा। जदयू का एक प्रतिनिधि वहां पर बहुत ही प्रमुखता से मौजूद था। तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से बन रही है और ये बनती हुई दिखाई दी, और कहीं नीतीश कुमार को महागठबंधन या जो भी गठबंधन कहें आप उसे, यूपीए कहें या जो भी नाम आए, उसमें अगर नीतीश कुमार नेता नहीं बन पाए तो नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी की तैयारी में रहेंगे। इस बात को आप देखिए कि नीतीश कुमार का एक सपना है कि वो प्रधानमंत्री पद की तरफ आगे बढ़े, और अगर वो प्रधानमंत्री पद की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर वो अपने को मुख्यमंत्री बनाए रखने की कोशिश करेंगे, और वो बनाए रखने का रास्ता सिर्फ वही है। तो ये खास तौर पे मुझे दिख रहा है, पूरा जो मामला दिख रहा है उसमें। जी बिल्कुल। हालांकि नीतीश कुमार ही विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और राहुल गांधी फिलहाल प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, ये सबको पता है। 6 साल तक वो वैसे ही। हाँ सतीश जी आप कुछ कह रहे हैं? जी अनम्यूट करिए। मामूली जी बस मैं एक बात बोल के खत्म करके जरा निकलूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार वाली बात जो है राजेंद्र तिवारी जी की नहीं मानता हूँ। हाँ ये हो सकता है कि जिस प्रकार से उन्होंने चहलकदमी पिछले 7-8 महीने में दिखाई और अभी तक एक मीटिंग नहीं करा पाए, तो अगर ये यूपीए बनाने का और ये 23 तारीख की बैठक ये सब फेल हो जाती है और उसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया जाता है, और कांग्रेस के रुख पर भी निर्भर करता है, क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि अंदर अंदर ये बहुत ज्यादा एक मुद्दा बन गया था कि कांग्रेस वाले बड़े नेता जो है अध्यक्ष वगैरह नहीं आ रहे हैं मीटिंग में 12 तारीख के। तो इसमें कई पार्टियां उसमें बहुत ज्यादा उद्वेलित थी। तब जाके प्रेशर डाला गया कांग्रेस ने कि आप लोगों को भेजिए, तब जाके ये बात। और नीतीश कुमार ने ये पब्लिकली भी बोला कि उनको भी कह दिया गया है कि अब तो आगे करना है, तो जो अपने स्टाइल में बोलते हैं। तो ये फेलियर हो गया, और हो सकता है कुछ उसमें ऐसे तत्व भी हों जो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो, जो कांग्रेस विरोधी है, जिनको अपना जमीन बचाना है। फेलियर होता है, ठीकरा कांग्रेस में फूट सकता है, और ये एनडीए के लिए बूस्टर का काम करेगा। और नीतीश कुमार अटल जी का तो ऐसे ही गुण गाते रहते हैं, उस समय के एनडीए की बात करते रहते हैं, उनको उसमें अगर कुछ अपना एक दिखाई पड़े पॉसिबिलिटी तब पॉसिबल है। लेकिन तिवारी जी हमें नहीं लगता है कि अब जितना दूर चढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं, आगे आ गए हैं, इतना घूम गए हैं, अब उनके लिए वो संभव है नहीं। अब नहीं संभव। दरअसल नीतीश कुमार की उम्र, राजनीतिक पारी और बिहार का मिजाज, नीतीश अगर गए तो वो एकदम सफाया हो जाएगा और आरजेडी शायद सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी बनके उभरेगी। ये उनको भी पता है, सबको पता है। अभी भी महमूद आप आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है अभी नहीं, मैं कह रहा हूं और ताकत उसकी बढ़ेगी, वो इनको भी ले लेंगे, वो इनका भी हिस्सा खा जाएंगे। महमूद आप दीजिए। देखिए अभी जो जॉर्ज साहब के एनडीए और अटल जी के एनडीए की बात हो रही थी, तो वो जमाना और था। तब जरा बैलेंसिंग रोल होता था एनडीए के अलाइज का। मोदी जी के 2014 और 19 के आने के बाद ये हुआ कि वो लोग हाशिए पर चले गए बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने कवायद जो शुरू की भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने कहा जाए कि अपने ही जो सहयोगी दल थे उनको ही
डिसिमेट करने की एक कवायद शुरू कर दी। कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़ के खाती। इन्होंने क्या किया, जो लोग इनके साथ थे उनके ही साथ भीतरघात शुरू करवा दिया। रामविलास पासवान के लड़के को कहां पहुंचा दिया, उनके भाई को मंत्री बना दिया। काहे के मंत्री किसी को पता भी नहीं। नीतीश के साथ तो, कुमार जी के साथ तो चोर सिपाही का खेल चलता ही रहता था उनका, और आज भी चल रहा है। मायावती का कहा कि क्या हाल है, अपना वोट तो सब दे बैठी है उनको वो। आज उनका एक एमपी भी नहीं है, एमएलए भी किस तादाद में पहुंच गए हैं उनके। तो नहीं, सभी लोग अब शिव मायावती जी नहीं, मायावती के साथ एमपी हैं भाई। पिछली बार 10 एमपी जीते थे, आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, आज की डेट में जो है वो पिछले, अगर उससे आप उसका मुकाबला करें तो किस स्थिति में मायावती उत्तर प्रदेश में? सारा वोट तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया आपका। नहीं, आपने एमपी की बात की, इसलिए मैंने कहा एमपी उनकी अच्छी संख्या। जी, वो है कुंवर दानिश अली है उनके एमपी। कुंवर दानिश अली है, 10 एमपी हमारे मित्र हैं। 10 एमपी, हाँ वो है। जी। अच्छा, और आप देखिए शिवसेना में क्या किया, साथ में लड़ते थे, फिर अलग अलग लड़े। शिवसेना जो थी वो कमजोर हो गई, और फिर जब सरकार बन भी गई तो उसके बाद फिर उसके 2 फाड़ करा दिए, शिंदे को बना दिया वहां उन्होंने। इसी तरह से और भी लोगों को अगर आप देख लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में जो एक दल उनके साथ है, अपना दल, उसमें भी 2 हिस्से हैं, एक मदर का है, एक बेटी का है। अब उसका क्या होगा? अब देश का बल, अपना दल तो है नहीं ना, तो एक छोटा दल है वो। बड़े दल जो है वो इनके साथ आएंगे तो अपनी शर्तों पर आएंगे, और वो शर्तें ये होंगी कि इनको अपना एक तो ये जो एटीट्यूड है ये चेंज करना पड़ेगा। और ये एटीट्यूड सिर्फ सहयोगियों के लिए नहीं है कि उनको अहमियत नहीं देना, उनको दरकिनार करना। इस सरकार में तो मंत्रियों का साथ भी यही एटीट्यूड है। कोई उद्घाटन होता है सड़क का तो नितिन गडकरी पीछे खड़े होते हैं, उनके पास में कलेक्टर होता है, कलेक्टर को ज्यादा फुटेज और स्पेस मिलता है बजाय नितिन गडकरी के। और ये जितने मंत्री अगर बनेंगे, और कुछ हैं भी, जैसे आपके रामदास अठावले, कहा है कि मंत्री क्या करते पता है किसी को? तो ये जो अनदेखी करना इन्होंने शुरू की है 350 सीट आने के बाद, इससे सिर्फ सहयोगी दल नहीं, बीजेपी के अंदर भी लोग जो है वो असहज महसूस कर रहे हैं। अब अगर एनडीए में और लोग आएंगे तो उनके अपने लोकल कंसिडरेशंस भी होंगे। देखिए, कहीं पर कोई जाति इंपॉर्टेंट है, उसका कॉम्बिनेशन मुसलमानों के साथ होगा, कहीं दलितों के साथ होगा, तो इन सबको ध्यान में रख के वो आएंगे। और अब और वो आएंगे किस पे? सिर्फ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनको बनाना पड़ेगा। अब उसमें 370 तो हो चुका, उस पर तो कोई बहस होगी नहीं। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया, उस पर भी हो सकता है इनको पीछे जाना पड़े कि भाई इस पर सहमति बनेगी तो करेंगे। सबसे बड़ा जो इन दलों का एक एजेंडा होगा वो होगा नफरती एजेंडे को रोकिए आप। इस पे इनको एग्री करना पड़ेगा, बहुत से लोगों को टिकट काटने पड़ेंगे, बहुत से लोगों को इनको हाशिए पर लाना पड़ेगा अपनी पार्टी के, अगर ये स्थिति बनती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ एक बड़ा अलायंस खड़ा हो जाएगा। वो तो हो ही रहा है अभी, जो मेन विपक्षी पार्टियां हैं अभी सामने आ रही हैं धीरे धीरे सब, और आ जाएंगी वो। तो नेचुरल अलायंस है उनका उनके साथ। और कांग्रेस अगर एक तुरुप की चाल चल दे, वो ये कि राहुल गांधी जो है वो अभी तक प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार नहीं, खड़गे साहब को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए तो फिर उसका कोई काट हो नहीं पाएगी। रामनाथ कोविंद के नाम पर क्या हुआ था? दलित थे ना, सबकी एकता हो गई कि हाँ भैया सब लोग, एक फ्रेंडली फाइट हो जाएगी। राष्ट्रपति जो है मुर्मू जी, उनके नाम पर ही हुआ कि वो ट्राइबल है। अगर खड़गे साहब को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाया कांग्रेस ने तो चाल बिल्कुल पड़ जाएगी पूरे देश की। इसमें 2 फायदे होंगे, एक तो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन कांग्रेस के साथ आएगा जोर से, दूसरा दक्षिण और उत्तर का एक फाड़ हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिए, पीवी नरसिम्हा राव के बाद देवगौड़ा हुए, उसके बाद कोई दक्षिण से प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जो गुजरात के थे वो उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो दक्षिण जो है वो पूरा कांग्रेस के साथ जाएगा, या कांग्रेस के समर्थित जो वोटर है उनके साथ जाएगा। तो कांग्रेस को इस वक्त चाहिए है कि वो खड़गे साहब अनुभवी हैं और योग्य हैं और दलित हैं, अगर उनको उम्मीदवार बनाती, उनको सामने रखती, सिर्फ वो अध्यक्ष नहीं है, उनको चेहरा ही बना दे, देखिए कितनी यूनिटी हो जाएगी इस मुद्दे को लेकर। तो ये समझदारी कांग्रेस को करनी चाहिए है ताकि उनका खेमा जो है वो बड़ा हो। यूपीए फिर से अच्छी तरह रिवाइव हो, और एनडीए का जो रिवाइवल है, बातचीत एनडीए पे है पूरी बातचीत, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं तो एनडीए की कोई नहीं, एनडीए की बात कोई वैक्यूम में थोड़ी हो रही है।
एनडीए के मुकाबले पर यूपीए होगा। तो एनडीए बनेगा जब कि यूपीए को देखेंगे कि यूपीए मजबूत है, जो आपके मौसम वैज्ञानिक है वही देखेंगे ना कि किधर की हवा बह रही है। तो जब भाई ये तो शतरंज का खेल है, आपको चाल उसी तरह चलनी पड़ेगी। अगर इन्होंने अभी से ये हवा बना दी कि खड़गे साहब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो फिर उधर एनडीए में जाना इन लोग के लिए मुश्किल पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सबको वोटों की जरूरत है और सब जा इसीलिए रहे। और छोटे दल जो है वो बहुत असहज महसूस करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे, अटल जी के जमाने में नहीं, इस जमाने में। और छोटे दल यूपीए के साथ सुखी रहते हैं, वहां मंत्री को आके, प्रधानमंत्री को आके दिखा सकते हैं, अपनी बात पे आप जिद कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बस खाली एक बत्ती दे दी, छोटा विभाग बड़ा घर, घुमा करिए उस पर। कोई सुनता का, कोई जानता भी नहीं। अभी अगर रेल का एक्सीडेंट नहीं होता तो किसी को मालूम ही नहीं होता कि कोई रेल मंत्री है देश में, क्योंकि झंडी तो सब मोदी जी दिखाते रहते हैं, किसी को नहीं पता चलता। बहुत अफसोस की बात है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हादसा, तब पता चला कि वो बेचारे वहां काम कर रहे हैं, एक रेल का मंत्री भी है। तो अब जिस संगठन में और जिस व्यवस्था में यह हाल हो, तो वहां कौन उसमें शरीक होना चाहेगा? सबको अपना वोट मिलता है इसलिए कि वो कुछ लोगों के लिए कर सके। और जब आप वहां बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाएंगे तो आप कैसे वहां सरवाइव करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को? सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ना, उसको कैटर करना होता है, वो आप नहीं कर पाएंगे इनके साथ। वो यूपीए में बेटर कर पाएंगे, यूपीए में कंसिडरेशन, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस यूपीए की वजह से नहीं, कांग्रेस हमेशा से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रही है। उसमें सोशलिस्ट भी रहे हैं, उसमें कम्युनिस्ट भी रहे हैं, सब विचारधाराओं के लोग हैं, उसमें हार्डकोर भी रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग थे उसमें, टंडन जी जैसे लोग थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे, इतने एक्सट्रीमिस्ट थे कि आज के तो बीजेपी क्या कर होना चाहिए उनको, वो भी थे कांग्रेस में। कांग्रेस हमेशा से और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रही है, सबको साथ लेके चलने, जैसा देश है उसके मिजाज के हिसाब से कांग्रेस पार्टी है। सभी तरह के लोग हैं उसमें, सबकी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सबको साथ लेके चलते हैं। तो कांग्रेस जो है वो नेचुरली अलायंस के लिए इट्स अ बेटर ऑप्शन देन बीजेपी। बीजेपी बिलीव्स इन एब्सोल्यूटिज्म, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा प्रोग्राम, हमारा कल्चर, ये जो इनका एब्सोल्यूटिज्म है, इसमें कोई भी जो है वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर सकता है। जो भी जरा सा इनसे जरा सा भी वेवरिंग हुई तो वो फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। कांग्रेस के साथ ये नहीं है, इसलिए यूपीए का अलायंस जो है, अगर वो अच्छी तरह रिवाइव होता है, जिसके आसार बहुत अच्छे हैं, तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर स्मॉलर पार्टीज, उनके लिए अच्छा ऑप्शन होगा ये। बिल्कुल जी। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, म्यूट कर दिए। छोटे दलों के लिए, मौसम वैज्ञानिक दलों के लिए, नेताओं के लिए यूपीए बेहतर ऑप्शन है, एनडीए कहीं उनके लिए सम्मानजनक नहीं है। जी देखिए, आपजी साहब की जो बातें हैं उन बातों में से कईयों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पहले तो आपको बता दें, दक्षिण में बने नरसिंहा राव, दक्षिण से बने देवगढ़ा, आगे क्या हुआ? नरसिंहा राव का अगले इलेक्शन में क्या हुआ? दक्षिण से बनने के बाद क्या हुआ? कौन पूरे भारत को एक कर पाए? देवगढ़ा 1.5 साल में चले गए, 1 साल में गुजराल बने पंजाबी। तो इसलिए कि दक्षिण का एकता हो जाएगा दक्षिण के नाम पे, वो भी दलित कास्ट के नाम पे। हम में से सारे लोग जानते हैं कि जितना दलित और अपर कास्ट में मतभेद नॉर्थ में है, उसका कहीं दुगना जो है वो साउथ में है। दूसरी चीज जो है, ये देखिए, विचारधारा का गेम नहीं है ये चुनाव का मामला है। कोई भी पार्टी, जैसा राजन जी ने कहा और ये भी सतीश जी कह के गए, कोई भी पार्टी नॉन कांग्रेस की ऐसी नहीं रही है जो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं की है। हमारा तो आप जानते हैं अनुभव रहा गठबंधन का। आप बताइए कौन सी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, जनता दल, शरद यादव वाला भी, आरजेडी, हाँ बताया, आरजेडी आरजेडी नहीं थी, आरजेडी को सपा को छोड़ के कितने और पार्टियां हैं, डीएमके भी रही है, तेलुगु देशम भी रही है, ममता भी रही है। ये जो अलायंस होते हैं वो पावर किधर जा रहा है ये भांप लेते हैं लोग। आप एनडीए में 14 के इलेक्शन में कांग्रेस 2009 के इलेक्शन में क्यों नहीं एनडीए खड़ा हो पाया? 14 में क्यों खड़ा हुआ?
क्योंकि 2014 में 2G फलाना जी, ये जी, वो जी, कोयला घोटाला, ये टाइम्स की रिपोर्ट, अन्ना आंदोलन, कांग्रेस छितिर बितिर हो गई थी, अल्टरनेटिव बीजेपी दिखाई दे रही थी, बीजेपी के अंडर में हो गया, सब आ गया। लेकिन जब पावर कमजोर होता है तो इस समय बीजेपी की स्थिति क्या है? जब आपका कमजोर होता है तो आपके पार्टी में भी भागदौड़ शुरू हो जाती है। कांग्रेस में बहुत बार भागदौड़ होती रही है, पार्टी टूटती रही है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि बीजेपी में ठोस दरारें पड़ रही हैं। वो लोग नहीं अलग हो रहे हैं जो दूसरी पार्टी से जाके यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, इस टाइप के लोग जो दूसरी पार्टी से नाम संगी थे, बीजेपी में थे। अब कर्नाटक, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान में देख लीजिए, कौन लोग अलग हुए हैं बीजेपी से जो संगी थे। मध्य प्रदेश लीजिए, मध्य प्रदेश में जो कैलाश जोशी सबसे बड़े नेता माने जाते थे, स्तंभों में से थे, जो बीजेपी एक तरह से जो एमपी में स्थापना हुई, उनका बेटा चला गया है। तो वो ये जो दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि नीतीश तो बहुत खेले खिलाड़ी हैं, जो मामूली भी है ना वो भी नहीं छटेगा इस समय। जो राजन जी कह रहे हैं वो वापस आ सकते हैं, ये भी वापस आ, कोई नहीं आएगा। हाँ, मांझी आ सकता है, उसको 2 की जगह 4 सीट देनी पड़ेगी। मांझी को तो इनविटेशन ही 23 तारीख का नहीं मिला है। कहाँ वहां की नहीं, एनडीए की बात, ये एनडीए की बात कर रहा हूं सर, एनडीए की बात। इनविटेशन ही नहीं मिला है उसे 23 तारीख। हाँ, तो वो इसीलिए नहीं मिला है कि चले जाइए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे यूपी में है निषाद की पार्टी, फलाने की पार्टी, अब ये आम तुष्टि करके आएंगे। सिद्धांत बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। हाँ, सिद्धांत तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है। और मेरा मानना है कि जी बोलिए। हमें लगता है कि इंटरनेट की समस्या से वो काफी ज्यादा जूझ रहे हैं। राजन, मैं फिर से आपके पास आ जाता हूं। एक बार जो आपने टिप्पणी की थी जिसपे ये बात हुई जी, मैं एक चीज और उसमें जोड़ना चाहता हूं। जो टिप्पणी मैंने की थी, मैं चलो अगली बार बोलूंगा उसे। अगर कांग्रेस मजबूत होती है जैसे दिखाई दे रही है, तो फिर कई पार्टियां ऐसी हैं जो अभी नॉन अलाइन हैं, ना वो बीजेपी की तरफ है ना वो कांग्रेस की तरफ है। उन पार्टियों के सामने एक स्थिति बनेगी जिसमें वो शायद एनडीए की तरफ झुकें, जिसमें बीजू जनता दल है, जिसमें केसीआर की पार्टी है, जिसमें वाईएसआर भी हैं। ये स्थिति एक बन सकती है। इसको अपने को बहुत नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस के मजबूत होने से इनके लिए दिक्कत है। जी प्रदीप जी, आप। हाँ बोलिए। मैं बात पूरी कर लूं राजन जी, माफ कीजिए, बस कर रहा हूं। नहीं, आपने बल्कि आपने एक सूत्र भी मुझे दे दिया। देखिए, वाईएसआर तो नहीं जाएंगे बीजेपी में। राहुल गांधी से जितना चौगुना गाली दिया है वाईएसआर ने, लगातार गाली दिया है। वाईएसआर कांग्रेस के साथ भी नहीं आएंगे। देखिए, आप राजन जी ये भी जानिए कि इन पार्टियों की, जो क्षेत्रीय पार्टियों की एक मजबूरी है। हालांकि अल्पसंख्यक का इनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से टैली करता है। जी, वही मैं कह रहा हूं। मुस्लिम वोट सबको चाहिए। अगर इस हालत में जब बजरंगबली की जय हो रही है, वो देखिए 2004 का मामला अलग था, सॉफ्ट हिंदुत्व था ये। अब ये हार्ड हिंदुत्व है, इसमें हाथ है। और एक चीज और बता दे, कांग्रेस मुस्लिम की बात करे चाहे ना करे, मेरा मानना है, आब्दी साहब भी बॉम्बे में रहते हैं, उनका भी कुछ बातचीत होती रहेगी, बताएंगे। पूरे देश का मुसलमान इसमें कांग्रेस के साथ है। क्षेत्रीय पार्टियों की हालत इसीलिए खराब है। जो टैक्टिकल वोटिंग चलती थी ना यूपी में भी, कि बीजेपी को जो हराएगा वहां हम वोट देंगे। देखिए, 2 समुदाय, वो कर्नाटक में भी चलता था, वो खत्म हो गया। 2 समुदाय हैं प्रदीप जी, एक मुसलमान और दूसरा दलित। पसमानदा नहीं, हम आपको बताते। और जो कांग्रेस की तरफ है, मुसलमान और दलित। अगर दलित मुसलमान जुट गया है तो मैं अम्बरीश जी के मन से ये बोलना चाहूंगा कि ब्राह्मण आ जाएगा।
ब्राह्मण पिछले, आप तो यूपी में हैं, मैं भी था। हाँ, आप लहर, कांग्रेस की लहर अगर बना दे रहे हैं तो बात ही अलग है। नहीं अम्बरीश जी, मैं तो लहर ही आएगी, लहर ही आएगी। मैं बात पूरी कर लूं। मेरा संदर्भ उत्तर प्रदेश का है। मैं बात पूरी कर लेता हूँ अम्बरीश जी। मैं आपको बता दूं, जो 3 इलेक्शन से 17 से 14 से लेके मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, यूपी हमेशा 100-150 पे जाता हूँ। मेरी जो, आप लोग तो यूपी में हैं ही इस समय तो खैर आप प्रवास पे हैं उत्तराखंड के, लेकिन वहां पे मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि ब्राह्मण को मैंने देखा वो आना चाहता है, और ठाकुरों के राज में तो और आना चाहता है। आप विश्वास कीजिए, 12 साल से ब्राह्मण इंतजार कर रहा है कि इनका वोट बैंक बने तो आ जाए। स्थितियां जो कास्ट इक्वेशन की है वो अलग है, और ये जो छोटी छोटी जो बीजेपी जीती है, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुत्व में यूपी में नहीं जीत रही है। उसने अति पिछड़ों का, अम्बरीश जी आपको याद होगा, मैं 2 साल से आपके चैनल पर कह रहा हूं कि अति पिछड़े का जो 70% वोट जो है पिछड़ों का में जो अगर 33% पिछड़ों का वोट है, तो उसमें ज्यादा वोट जो है यादव का है, कुर्मी का है, और 5 जातियां जो लोग हैं। लेकिन अब जो बाकी 14% 16% अति पिछड़े हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ी हैं। 17 से 14 में भी गई, 17-19 में तो एकदम सीधे से, अभी 22 में भी गई हैं। जो राजनाथ सिंह ने कोशिश 2004 में शुरू किया था वो सफल हो गया है। इसलिए कास्ट कॉम्बिनेशन पे आप देखिएगा। अच्छा, आप एनडीए की बात कर रहे हैं तो हम उसके एनडीए की बात कर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, जैसे निषाद है, पटेल की पार्टी जो है, अनुराधा पटेल की पार्टी, ये सब 4, 5, 7 सीटें लेके आर्म ट्विस्टिंग करने के ताकत में आ गई। तेलुगु देशम से हो सकता है अलायंस, क्योंकि अकेला पड़ा हुआ है कांग्रेस। वाईएसआर से भी हो सकता था, क्योंकि कांग्रेस उसको छोड़ चुकी है। लेकिन जैसे आप ममता नहीं कर सकती है बीजेपी के साथ, उसी तरह राजन जी वाईएसआर नहीं जाएगा, उद्धव ठाकरे ने नहीं जाएंगे। अकाली खत्म हो चुकी है, रिवाइव करेगी हो सकता है 5 साल बाद, मेरा मानना है हर पार्टियां रिवाइव करती है, लेकिन 5-7 साल लगेगा उसको। इस समय जो अकाली जाएगा, हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में जो इनके साथ थी वो पार्टियां विद्रोह कर रही हैं। डूबते जहाज में अच्छा से अच्छा पहलवान, जो कमजोर से कमजोर इंसान में कूद के भागना चाहता है, उसको लगता है समुद्र को हरा देंगे। तो जैसे कांग्रेस के साथ हुआ था। अब जो अलायंस में आप देखिए, तो जो डीएमके, शिवसेना जितनी मेजर पार्टी है, उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है। और कांग्रेस अब एक कमजोर पार्टी नहीं है, एक मजबूत पार्टी है। ये उसने कर्नाटक के चुनाव में नहीं दिखाया है। भारत यात्रा के बाद, और जो मुस्लिम, आप पता कर लीजिए, कर्नाटक में 90% मुस्लिम दिए होंगे उनको। और मैं कह रहा हूं, आज यूपी में भी इलेक्शन होगा राजन जी, कम से कम 70 to 80% जो है मुस्लिम जो है। सिया कहाँ जाते, सिया तो बीजेपी को भी देते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, पसमानदा में कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन 70 to 80% जो ब्लॉक वोट है वो कांग्रेस की तरफ जा चुका है। मुझे लग रहा है आप लोग तो वहां के हैं, तो आप लोग ज्यादा जानते होंगे। अभी आंकड़े आ चुके हैं कांग्रेस के, निकाय चुनाव के आंकड़े आ चुके हैं, मैं बता दूंगा। निकाय चुनाव के टोटल आंकड़े आ चुके हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस। अम्बरीश जी, निकाय चुनाव में कांग्रेस थी ही नहीं, कांग्रेस लड़ी ही नहीं निकाय चुनाव में। जहां जीती है, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, आप उसको मान ही नहीं रहे। जहां जीती है कई जगह पे, मैं इसको बता रहा हूँ। चलिए छोड़िए, मैं बताऊंगा, मैं एंड में बता दूंगा। चलिए अपनी बात पूरी कर ले। नहीं चलिए, मैं बात खत्म हो गई। आप लोग 80% मुस्लिम कैसे आ गए, कोई पैमाना होगा ना जी। हाँ, पहले आप दीजिए। मेरा मानना है आप इलेक्शन होगा, देखिएगा। हाँ ठीक। देखिए प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं वो बात बहुत उसमें दम है। आज अगर इलेक्शन हो जाए तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एनडीए जो है, इसको मुसलमानों का 90% वोट मिलेगा, जितना कास्ट हो। शिवसेना का जहां से उम्मीदवार होगा, प्रदीप जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात जो आपने शियों की बात कही, अरे हम खुद शिया हैं साहब। ये एक सुनिए, एक मुट्ठी भर लोग हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट, वो अपने घर के नेता हैं, उनकी कोई फॉलो नहीं है, कॉर्पोरेटर में हार जाए वो लोग। शियों में भी कोई वोट नहीं देता है इनको, बीजेपी को वोट नहीं मिलता। ये सब हवा बेकार की बनाई जाती है। वो उठा के इनको बना देते हैं एमएलए, मिनिस्टर,
और एमएलसी एमएलए तो बनाते ही नहीं, एमएलसी बना देते हैं, तो MLC वोट वोट नहीं मिलता है इनको। आज अगर अब क्या हुआ देखिए, इतना मोह भंग हो चुका है अखिलेश यादव से मुसलमानों का। यूपी में इलेक्शन होगा तो क्या होगा? यूपी में इलेक्शन होगा तो मुसलमान आज कहाँ जाए? मुसलमान कांग्रेस को देगा, मुसलमान डेस्परेट है। आप देखिए मेरठ में क्या हुआ है, ओवैसी की पार्टी को दिया है, इनको नहीं दिया, अखिलेश को नहीं दिया। एक डेस्परेशन है मुसलमानों में कि साहब इन्होंने उस तरह हमारा साथ नहीं दिया, हमारी आवाज नहीं उठाई कि जिस तरह उठानी चाहिए थी। तो कांग्रेस के साथ मुसलमान जाएगा, ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी को हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, लॉजिकल बातें कर रहे हैं, जो अपील करती है हम लोगों को। ये रीजनेबल आदमी है कांग्रेस। एक मिनट बात पूरी कर लें। अब क्या है, एक रीजनेबल मुसलमान ये भी नहीं चाहता है कि कोई सीना ठोक कर कहे कि हमारी मुस्लिम पार्टी है, उससे दूसरी तरफ ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। तो एक सुलझी हुई बात करने वाला आदमी, लोगों के समझ में आया कि मुसलमानों की समझ में ये आ रहा है, उत्तर प्रदेश में हमारे से घर के लोग रिश्तेदार हैं, कि भाई ये सुलझी हुई बात करने वाला आदमी है। कांग्रेस का स्वभाव भी ठोकरे खाने के बाद बदल गया है। अब वो एक्सट्रीमिज्म में नहीं गए, इनको भी खुश कर रहे हैं, उनको भी खुश कर रहे हैं। एक लाइन ली है उन्होंने कि भाई देश के हित में ये है, हमारे साथ आना हुआ और नहीं आना होना। जो राहुल गांधी ने बात कही थी जब गुलाम नबी आजाद गए थे, और वो कौन थे वो, नितिन, उनके जितेंद्र प्रसाद के बेटे चलेगा, तो उनका भी जिनको जाना हो जाओ, हम अपनी डगर पे चलेंगे। तो वो डगर जब लोगों को लग रहा है कि साहब ये डगर मजबूत है, ये आगे जाके और अच्छी बनेगी, तो लोग कह रहे हैं इन्हीं के साथ चलो। ये मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, ये तो कोई एक्सट्रीमिस्ट बात नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। एक सवाल मेरा है, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें पार्लियामेंट में मिल सकती हैं लगभग, आप अंदाज में बता दीजिए जरा। और कौन अब अभी तो हम इस तरह एसेस नहीं कर सकते, हम मौसम वैज्ञानिक बस यहीं पे जी 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 राजेंद्र, कुछ कांग्रेस को अगर ठीक से लड़ा जाए, एक मिनट एक एक करके आप काय बात कर रहे हैं भाई, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, कह रहे मैं बाहर हूँ, राजेंद्र भी बाहर है। राजेंद्र आप बता दीजिए। जी नहीं, हम हमारा ये असेसमेंट है कि अगर ठीक से कांग्रेस लड़े सही जगहों पर जहां पर उसका वोट बैंक है, तो 10 से 12-15 सीट्स आ सकती, आप देख लीजिएगा चुनाव में। जी कांग्रेस की आ सकती है, और वो वोट कटेगा तो उत्तर प्रदेश सपा का कटेगा। जी हाँ, सपा का वोट कट गया। मेरा कहना भाजपा का भी कट जाएगा। सुनील जी हैं, मैं उनसे भी टिप्पणी एक ले लेता हूँ। 12 सीट उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को देना है। सुनील जी, आप चूंकि इलाहाबाद में हैं, कौन सी सीटें हैं, 2-4 बता के हमें भी बता दीजिए कितनी सीटें लगभग आ सकती हैं। जी सुनील जी। धन्यवाद अमरीश जी। एक तो विलंब से ज्वाइन करने के लिए माफी चाहता हूं मैं। अगर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और चंद्रशेखर राव ये सभी मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लेकिन अगर उसमें समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होगी, मैं बहुजन और केवल कांग्रेस, तो इससे जीत की संभावना नहीं है। केवल रायबरेली अगर किसी भी तरह जीत जाए तो जीत जाए, अन्यथा रायबरेली भी बहुत कठिन हो रही है, ये ध्यान रखिएगा जी। रायबरेली भी कठिन हो रही है, रायबरेली भी हाँ मुझे पता है, लेकिन हम कोई झारखंड में थोड़ा ना बैठे हुए हैं। जी जी ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि रायबरेली में मतलब एक कंटेस्ट में रहेंगे ये। अगर प्रियंका गांधी वहां उतर जाती है, सोनिया गांधी नहीं, हाँ प्रियंका उतरेंगे, कॉन्टेस्ट में रहेंगे वो, ये सही बात, कंटेस्ट में रहेंगे। लेकिन अगर मिल से लड़ेंगे तो समाज नहीं, वो तो अलग है, वो तो अलायंस होता है, वो तो बात ही अलग है। मैं दूसरी चीज, एक चीज और, मैं सुनील जी तो कि आप देर से आए, मैं आपकी एक अंतिम टिप्पणी लेना चाहूंगा। ये जो एनडीए का अलायंस बन रहा है उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ कौन रहेगा? नहीं, एनडीए का अलायंस नहीं सर, मैं कल यूपीए के अलायंस की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ एनडीए के अलायंस में चूंकि बात हो रही, यूपी में एनडीए के अलायंस में कौन है और कौन निकल सकता है? एनडीए के अलायंस में किसी भी सीट को आप, मैंने गोरखपुर के इलाके को छोड़ दीजिए, आप गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर जो इलाका है जिसमें योगी आदित्यनाथ का असर है, इसमें कोई बात नहीं है। उन इलाकों को आप छोड़िए तो ईस्टर्न यूपी, इटावा सहित जो ये वाला बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश का,
सहारनपुर, मुरादाबाद, बागपत, गाजियाबाद, ये जो इलाका जहाँ पर मुजफ्फरनगर का जहाँ पर आरएलडी का बहुत ज्यादा असर है, और प्लस जो ये तराई का इलाका है, बदायूं, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, आंवला, ये जो बेल्ट है, इन किसी बेल्ट में आप यह नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की स्टे रहेगी। मेरा अपना मानना है कि गोरखपुर का इलाका जो है, जिसमें गोरखपुर सहित के डिवीजन शामिल है, और उन इलाकों में योगी आदित्यनाथ जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा खासा दबदबा रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। बनारस में को अगर आप अरेस्ट कर लीजिए तो मिर्जापुर हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे मऊ हो, चाहे आजमगढ़ हो, ये तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी। अगर आपकी आवाज खड़ा होता है तो आपकी आवाज बहुत वो आ रही है पीछे, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रहेगी। बिल्कुल, हमें लगता है आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ है। बहरहाल हमें आज का कार्यक्रम यही, देखिए दो चीज है बड़ी साफ सी। अभी अरुण त्रिपाठी ने उस दिन आंकड़े दिए थे निकाय चुनाव के, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में 4% का अंतर बचा है जो अभी के चुनाव हुए, सबको पता है इस चीजें। तो थोड़ा जब व्यवहारिक धरातल पे भी रह के बात करना चाहिए। मुसलमान एक तरफा जाएगा, मुसलमान ऐसा नहीं करता है। मुसलमान जो जीतता हुआ उम्मीदवार होता है, भाजपा को हराने वाला होता है, उसको वोट देता है। ये हमेशा का इक्वेशन रहा है। ये कह दीजिए कि वह हराकारी करेगा, ये मुश्किल। सुनील जी, मुझे लगता है आपकी आवाज पीछे बहुत आ रही है। बहरहाल आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ।